अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे बच्चे, डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट है क्या, किस साइंसदान का आइडिया था, उस सारे को हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कहते हैं बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है क्या, अपीरेंट चेंज है इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। आपके पास मूव कराओ, या तो सोर्स मूव कराओ या फिर ऑब्जर्वर मूव कराओ। ऑब्जर्वर का मतलब है लिसनर, तो उसको हम नाम देते हैं डॉपलर इफेक्ट का। अब अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी किस तरह से आ रहा होता है, इसको देखने से पहले ना एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये कोई वेव आ रही है बच्चे, वेव में ये जो मैक्सिमम, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना बच्चे, इसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो मिनिमम होती है उसको ट्रफ बोलते हैं। जो नीचे की तरफ उसकी वेव होती है ना मैक्सिमम हद तक, उसको ट्रफ बोलते हैं, ऊपर वाली को क्रस्ट बोलते हैं। दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दो, अगर ये एक और वेव है, यहाँ पे दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस इसके निस्बत कम है तो इसकी वेवलेंथ कम है। तो जितना क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है कि कितनी वेव्स जो है वो, कितनी ऑसिलेशन जो है वो गुजरी हैं एक सेकंड में। अब ये देखिए, इसमें ऑसिलेशंस कम है, इसके कंपैरिजन में ये देखें, ये ऑसिलेशंस आपस में पास पास हैं तो ये ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो हमारे पास जितनी ज़्यादा होंगी उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? कम है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेशंस कम है, मतलब कम दफ़ा वो वेव जो है वो वाइब्रेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन ज़्यादा है तो ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। वेवलेंथ क्या है? दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस। यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम है तो ये शॉर्ट वेवलेंथ है और यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ है। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, वेवलेंथ किसको बोलते हैं और फ्रिक्वेंसी किसको बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी बेसिकली होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है क्या, कि फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या फिर हमारे पास लिसनर मूव कर रहा है। इसी को हम नाम दे देते हैं डॉपलर इफेक्ट का। आपकी बुक में ना इसी में उसने एक एग्जाम्पल कोट की हुई है, ट्रेन। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जर्वर है, एक लिसनर है, वो स्टैटिक रेस्ट पे खड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। इसी तरह से एक ट्रेन है, वो भी स्टैटिक है, वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही। अब ये ट्रेन जो है ना, ट्रेन वाला अपना हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ना साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये साउंड वेव्स नॉर्मल हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, इनमें प्रॉपर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी है, नॉर्मल नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ से बाहर निकल रही हैं। लेकिन अगर सपोज करें ये जो ट्रेन है इस लिसनर की तरफ मूव करना शुरू कर दे, इस लिसनर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, तो बच्चे ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स जो है ना इस तरफ मूव ऑन करेंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, उसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। अगर ट्रेन इसी तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं पिच हाई हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में ये जो ट्रेन है ये अवे जाना शुरू कर दे, उससे दूर जाना शुरू कर दे, तो हमारे पास क्या होगा कि ये फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी, पिच भी कम हो जाएगी, मतलब उसको कम आवाज़ सुनाई देगी। तो कहते हैं अगर तो ट्रेन पर्सन लिसनर की तरफ मूव करती है तो फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, पिच पिच का मतलब है आवाज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास, तो ये जो पिच में वेरिएशन आ रही हैं कि आइदर ट्रेन टूवर्ड्स द लिसनर मूव कर रही है, जब अवे मूव कर रही है, या फिर फ्रिक्वेंसी में, फ्रिक्वेंसी ये देख के नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, वो चेंज हो रही है, इसी को नाम दिया जाता है डॉपलर इफेक्ट का। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी में चेंज आए या पिच में चेंज आए ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। यहाँ पे देखा था कि सोर्स अवे जा रहा था या फिर टूवर्ड्स जा रहा था। ठीक है, तो वो मूव कर रहा था, इसी को नाम दिया जाता है डॉपलर इफेक्ट का। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने एग्जांपल कोट की हुई है कि एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन मूव कर रही है, जब वो अपनी कह लें टूवर्ड्स, तो अगर जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन की तरफ मूव ऑन करेगी तो हमारे पास कह लें कि ज़्यादा आवाज़ आएगी, पिच की आवाज़ पे ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी भी इन्हेंस हो जाएगी। लेकिन अगर जो ट्रेन है वो अभी जाना शुरू कर देगी तो पीछे हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यही हमारे पास डॉपलर इफेक्ट है। कहते हैं डॉपलर इफेक्ट बेसिकली ऑब्जर्व कब किया था? कहते हैं जो एक साइंसदान था जॉन डॉपलर, ठीक है, ये बेसिकली एक साइंसदान था, उसने बेसिकली सबसे पहले इसको आइडिया दिया था। वो क्या कर रहा था? वो एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि हमारे पास, उसने ना एक लाइट वेव, एक स्टार से निकलने वाली लाइट की ना फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा था, और वो देख रहा था कि फ्रिक्वेंसी उसकी ना चेंज हो रही है। लाइक उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, वो ज़मीन से दूर ना एक स्टार से निकलने वाली जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी डिटरमिन कर रहा था, फाइंड आउट कर रहा था। लेकिन वो देख रहा था ये फ्रिक्वेंसी ना कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है एज़ कम्पेयर टू कि उसने ज़मीन के अंदर किसी इसी तरह का एक सोर्स था जिससे सेम यही लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। मतलब अगर ब्लू कलर की है तो ब्लू कलर की प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट थी, इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही थी यहाँ से जो स्टार से निकलने वाली लाइट थी। तो वो कह रहा था ये लाइट की फ्रिक्वेंसी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मे बी ये स्टार आगे पीछे मूव कर रहा हो, कभी ये दूर जा रहा हो ज़मीन से, कभी ये ज़मीन के पास आ रहा हो,
तो ये जो वेरिएशंस आ रही हैं ये बेसिकली स्टार की रिलेटिव मोशन की वजह से हो रही होंगी। उसकी डिपेंडेंस जो है उसने कहा था कि हमारे पास, उसने कहा ये जो चेंज हो रही है ना उसकी फ्रिक्वेंसी, इसलिए चेंज हो रही है लाइट की फ्रिक्वेंसी, मे भी स्टार जो है ज़मीन से दूर जा रहा हो या उसके पास आ रहा हो, तो रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज हो रही है। इसलिए हमारे पास उसने आइडिया दिया था डॉपलर इफेक्ट का, उसको रिलेट करवाया था उसने कि फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन वाली एग्जांपल ले लें, अगर ट्रेन और लिसनर के पास आती जाएगी तो उसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर दूर जाएगी तो आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये उसने बेसिकली आइडिया लिया था अपनी ऑब्जर्वेशन का, जो वो ले रहा था स्टार्स के ऊपर जो लाइट है वहाँ से एमिट हो रही थी उसको ऑब्जर्व कर रहा था, उसको उसने रिलेट करवाया था डेली लाइफ के, ताकि हमें आइडिया हो सके। ठीक है, इसमें आपने करना क्या, आपने डॉपलर इफेक्ट के पीछे ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है, उसकी एग्जांपल ये वाली करनी है, फिर उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, जॉन डॉपलर ने, और वो किससे उसने आइडिया लिया था, वो बेसिकली जो स्टार से लाइट इमर्ज आउट हो रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी को स्टडी कर रहा था। ठीक है, आगे ये जो हमने अभी बोल दिया कि ट्रेन वे जाएगी तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब पिच कम होना शुरू हो जाएगी, टुवर्ड्स द लिसनर जाएगी तो हाई होना शुरू हो जाएगी। इसको मैथमेटिकली अब हम लोग ना देखेंगे कि इस तरह से फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है, फ्रिक्वेंसी कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है। तो कहते हैं सबसे पहले तो हम सिंपल से एक सिचुएशन लेते हैं, एक सोर्स है, साउंड का सोर्स है, ठीक है, जिससे जो साउंड वेव्स है वो इमर्ज आउट हो रही है। ठीक है, उनकी कुछ पर्टिकुलर नॉर्मल जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, हम लोग वेव इक्वेशन पढ़ते हैं ना बच्चे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़ते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, कि अगर मेरे पास साउंड सोर्स है वहाँ से मेरे पास कह लें कि वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वेव इक्वेशन की हम इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर उन वेव्स की हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, v ओवर लैम्डा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहे हैं, एफ हमारे पास क्या फ्रिक्वेंसी है, वी हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स जो वो ऑब्जर्व करेगा लिसनर जो है वो रिसीव करता है, लैम्डा क्या है उनके दरमियान की वेवलेंथ है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, लाइक हमारे पास ये नॉर्मल सिचुएशन है कि एक सोर्स है साउंड का जिससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है, ये लिसनर है, अभी ये दोनों रेस्ट पे है, नॉर्मल सिचुएशन में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ से ना नॉर्मल साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ भी है, उनकी कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी भी है, और नंबर ऑफ वेव्स भी कुछ ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब कहते हैं हमने केसेस डिस्कस करने हैं, पहले तो नॉर्मल था, अब हमने कंसीडर करना है कि जो सोर्स है वो मूव करना शुरू हो गया है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स दी स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, उसने क्या करना शुरू किया, ऑब्जर्वर मूव नहीं करा, लेकिन सोर्स ने क्या करना शुरू किया, ऑब्जर्वर की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दिया। तो लाइक ये देखिए मुझे, अब जिस सेक्शन में वो फॉर एग्जांपल ये वाला सोर्स है वो जिस सेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे उस साइड पे हमारे पास वेव्स क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, वेवलेंथ पहले की निस्बत कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी वो डिपेंड कर रहा है जो सोर्स है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा था। तो यहाँ पे इसी चीज़ को डायग्राम को दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव करना शुरू हो जाएगा उस साइड पे जो वेव्स का जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जिस स्पीड के साथ ये जो सोर्स है वो मूव करना शुरू हुआ। मैं कहती हूँ सपोज करें जो सोर्स की स्पीड है वो सोर्स की स्पीड को US से लिखा है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड को हमने V से लिखा था, और अगर मैं सोर्स की स्पीड को US से, मतलब S का मतलब है सोर्स मूव कर रहा है, U का मतलब है स्पीड, अगर जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा होगा उसी स्पीड के साथ ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उनकी वेवलेंथ उस साइड से क्या होना शुरू हो जाएगी, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी जिस साइड पर सोर्स मूव करना शुरू होगा, और कितनी कंप्रेस होगी वो डिपेंड करेगा सोर्स की स्पीड के साथ। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर स्टेशनरी जो सोर्स है वो मूव करना शुरू हो जाए टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ने मूव नहीं करना, मूव किसने करना है, सोर्स ने मूव करना है, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी ही है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी रहेगा, सोर्स मूव करेगा और किस स्पीड के साथ मूव करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वेव्स कितनी कंप्रेस होंगी। पहले सपोज करें सोर्स मूव कर रहा है स्पीड US के साथ, ठीक है, तो वेव्स हमारे पास कंप्रेस होगी, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कितनी कंप्रेस होगी वो देखते हैं। वेवलेंथ का फार्मूला क्या बच्चे, वही वेव इक्वेशन हम लेंगे, वेव इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने वेवलेंथ का फार्मूला निकालना है तो बच्चे वेवलेंथ यहाँ पे रहने दे, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे सोर्स की स्पीड क्या ले रहे हैं, US ले रहे हैं, तो V की बजाय यहाँ पे क्या लिया जाएगा, US लिया जाएगा डिवाइडेड बाय F। तो फ्रिक्वेंसी में चेंज कितना आएगा, कितनी कंप्रेस होगी, जिस स्पीड के साथ सोर्स उस तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड किसकी लेंगे, सोर्स की, उस सोर्स की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा वेवलेंथ में चेंज कितना आया। ओरिजिनल हमारे पास नॉर्मल थी, बाद में चेंज होगी, अब हमने देखना है टोटल चेंज कितना आया हमारे पास, ऑब्जर्वर को कितनी फ्रिक्वेंसी की वो वेव्स की वेवलेंथ फाइंड आउट होगी। हम उसकी नॉर्मल जो वेवलेंथ थी उसमें से माइनस कर देंगे चेंज कितना आया। नॉर्मल वेवलेंथ क्या होती है, V ओवर लैम्डा के इक्वल, V और फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, मतलब नॉर्मल जो उसमें से साउंड वेव्स निकल रही थी। अब चेंज कितना आया, US माइनस एफ, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास ये बेसिकली आ जाएगा लैम्डा C, वो वेवलेंथ जो
इस ऑब्जर्वर को फील होगी, ठीक है। लाइक मैंने अभी आपको दिखाया था, नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल वेवलेंथ है, ठीक है, जब नॉर्मल सिचुएशन थी, दोनों रेस्ट पे थे। अगर सोर्स मूव करना शुरू हो जाता है तो वेवलेंथ कंप्रेस हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर हमने फाइंड करना है कि इसको कितनी फील हो रही है, हम नॉर्मल में से ये जो जितना चेंज हुआ है इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमने किया है, नॉर्मल में से जितना चेंज आया उसको माइनस कर देंगे, बाकी ये इसको वेवलेंथ फील हो रही होगी। बच्चे इसकी वैल्यू पुट ऑन करती है, दोनों में का एलसीएम ले ले, नीचे एफ आ जाएगा और वी माइनस यू एस, ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी आएगी, वेवलेंथ आएगा जो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व हो रही होगी। अच्छा, वेवलेंथ में जो चेंज आता है ना बच्चे, उसको डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं। मतलब डॉपलर शिफ्ट का मतलब है चेंज आ रहा है, शिफ्ट का मतलब होता है चेंज आ रहा है। अब सोर्स की मूवमेंट की वजह से वेवलेंथ में चेंज आ रहा था ना, इसलिए इसको डॉपलर शिफ्ट बोल दिया जाएगा। हम बेसिकली फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, फ्रिक्वेंसी में चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अगर मुझे वेवलेंथ में चेंज का पता चल गया तो आप फ्रिक्वेंसी में फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वी ओवर लैम्डा। ये हमने स्टार्टिंग में ना फ्रिक्वेंसी का फार्मूला फाइंड आउट किया था, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ठीक है। तो आप ऑब्जर्वर सी के रेफरेंस से देखना चाह रहे हैं कि जब सोर्स मूव कर रहा है तो ये आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा सी। लैम्डा सी की वैल्यू पुट ऑन कर दें, ये भी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो हमारे पास वी ओवर माइनस यू एस आ जाएगा, एफ डिनोमिनेटर में चाहिए ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, वी ओवर माइनस यू एस आ जाएगा। अब ये देखिए वी है नीचे, नोमिनेटर में से ना एक कोई चीज़ माइनस हो रही है, माइनस होने का मतलब है ये कम हो रही है। अब नीचे वाली वैल्यू कम है, ऊपर वाली की निस्बत, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है मतलब बड़ी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मजीद बढ़ नहीं जाएगी, तो इसका मतलब है एफ सी ग्रेटर है। इसका रिजल्ट क्या है कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, इसको पिच हाई हो जाएगी साउंड वेव्स की, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू होगी है। तो जो फ्रिक्वेंसी सोर्स ऑब्जर्वर के लिए होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पिच इंक्रीज हो जाएगी साउंड वेव की, ठीक है, उसको ज़्यादा हाई आवाज़ सुनाई देगी। सेकेंड केस क्या कहते हैं, इस केस टू कर लें कि हमारे पास साउंड सोर्स जो है ना वो अवे जाना शुरू हो गया सोर्स से, तो इस ऑब्जर्वर से। लाइक हमारे पास वही इसी केस को ले लेते हैं, लेकिन अब इस साइड पे ऑब्जर्वर ले लेते हैं, ऑब्जर्वर डी के सोर्स था वो अपनी स्टैटिक पोजीशन से अवे जाना शुरू हो गया। अवे जाना शुरू हो जाएगा बच्चे तो हमारे पास जो वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और कितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा वेव्स के दरमियान का, वो जितनी सोर्स स्पीड के साथ अवे जा रहा होगा। लाइक यहाँ पे ये नॉर्मल अगर सिचुएशन है और अगर मेरे पास सोर्स है वो अवे जाना शुरू हो जाए, बच्चे अवे जाना शुरू हो जाएगा तो ऑब्जर्वर से जो वेवलेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब कितनी वेवलेंथ बढ़ना शुरू होगी वो डिपेंड करेगा वो किस सोर्स के साथ जो है ना, किस स्पीड के साथ जा रहा है। बच्चे यहाँ पे इसको वी एस से लिखा है, आपके बुक में ना इसको यू एस से लिखा है, तो वी से भी लिख सकते हैं, यू से भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है, जिस स्पीड के साथ जो सोर्स है वो अवे जाना शुरू हो जाएगा। तो वही अगेन हम फाइंड आउट करेंगे, जिस स्पीड के साथ वो अवे जा रहा होगा हम उस स्पीड के रेफरेंस से फाइंड आउट करेंगे वेवलेंथ में चेंज कितना आएगा, फिर हम टोटल देखेंगे वेवलेंथ ये ऑब्जर्वर कितनी ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर सोर्स अवे मूव करना शुरू हो जाए किस स्पीड के साथ, यूएस स्पीड के साथ, तो हमारे पास वेवलेंथ उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसमें वेवलेंथ में चेंज कितना आएगा वो देखते हैं, डिपेंड करेगा सोर्स किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय एफ। तो हमारे पास टोटल हमने वेवलेंथ कितनी ऑब्जर्व हो रही है बच्चे, अब वेवलेंथ देखिए इंक्रीज हो रही है हमारे पास, ठीक है। वेवलेंथ हमारे पास बढ़ रही है, इसका मतलब पहले वाली वेवलेंथ में इसके दूर जाने की वजह से वेवलेंथ ऐड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब हम सम करेंगे, ठीक है, टोटल वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए एडिशन हो रही है, इसलिए तो बढ़ रही है ना बच्चे, तो हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। तो जो पहले वाली वेवलेंथ थी उसमें जो चेंज आया उसको ऐड कर देंगे क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जितनी वैल्यू पुट ऑन करेंगे हम दोनों की वैल्यू को ऐड अप कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू वी ओवर एफ आ जाएगी, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यू एस ओवर एफ, ठीक है। यहाँ पे उन स्टेप्स को मिसिंग कर गए हैं तो इनकी वैल्यूज डाल के बाद में उनका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ओवर एफ, वी ओवर एफ हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, प्लस करना है ना, प्लस यू एस डिवाइडेड बाय एफ आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू डाल देंगे हम लोग, बाद में उनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगेन हमने फाइंड आउट तो फ्रिक्वेंसी करनी थी, कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो रिसीव कर रहा है, नंबर ऑफ वेव्स रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो वो वी ओवर लैम्डा डी है, लैम्डा डी की वैल्यू पुट ऑन करते हैं, हमारे पास वो वैल्यू जो हमने एलसीएम लेके की थी उसको पुट ऑन कर दिया। अब ये इन्वर्स में ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो वी ओवर वी माइनस यू एस। अब देखिए नीचे वाली ऊपर जो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू में ऐड हो रही है, बढ़ी है नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली, अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ी है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेस देन 1। और किसी चीज़ को बच्चे लेस देन 1 वैल्यू से
मल्टीप्लाई करें ना तो वो मज़ीद कम हो जाती है। तो अगर मैं छोटी वैल्यू से इसको एफ़ को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मज़ीद एफ डी की वैल्यू छोटी आएगी। इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी, कि अगर मेरे पास जो है सोर्स अवे जाना शुरू कर देगा तो इसको आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगी, इसको पिच कम आना शुरू हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास पिच जो है साउंड वेव्स की वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी जो अपेरेंट है वो उसको डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कम फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, अच्छा ये हमारा एक्सरसाइज का ना कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कीप इन माइंड द डॉपलर इफेक्ट को आपने डिफाइन करना है, उसको थोड़ा सा ट्रेन के साथ एग्जांपल कोट करने है और किसने आइडिया दिया था वो सारा कुछ करना है। उसके बाद कहते हैं आपने दो केसेस एक्सप्लेन करने हैं, व्हेन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी एंड मूव्स टूवर्ड्स फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो आज के दो केसेस जो हमने पढ़े हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, मजीद इसमें कुछ पूछना हो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।